तो ग्रेविटेशन में पिछला क्लास में हम लोग क्या सब कर लिए थे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पिछला क्लास में हम लोग देख लिए थे क्या क्या? हम लोग देख लिए थे ग्रेविटेशन को, ग्रेविटेशन क्या होता है और इसको जानना क्यों जरूरी है। इसके साथ हम लोग जान लिए थे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नीड क्यों है ना। उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है इसको भी जाने थे हम लोग। और क्या क्या जाने थे? और क्या क्या जाने थे भाई? और जाने थे कि ग्रेविटेशन क्या है, कैसा फोर्स है। हाँ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन था, कुछ एक क्वेरी था, उसको भी सॉल्यूशन मिला था। जैसे अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट कैन अदर ऑब्जेक्ट्स, तो भाई जो अर्थ पर हमारा ऑब्जेक्ट्स है बहुत सारा, वो एक दूसरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कार जो है वो मैन को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेता है। इसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में इन सब का मास क्या है? हाँ, नेग्लिजिबल मास है, इसीलिए वो सारा चीज को कौन अट्रैक्ट करता है? अर्थ ही करता है। लेकिन अगर अर्थ को हम लोग छोड़ दें तो फिर उस केस में क्या होगा? जो भी हैवियर बॉडी है वो लाइटर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है भाई, ये सारा चीज हम लोग देख लिए थे। साथ ही साथ हम लोग मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन देखे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। और वो क्या था? एफ जो होता है, एफ मतलब फोर्स बिटवीन टू मासेस, वो क्या था? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द था प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। और इसको हम लोग क्या किए थे, जब इक्वेशन को इक्वल किए थे तो हम लोग एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी यूज करते हैं। और उसके बाद एफ जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे लिए? यस, कैपिटल जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। वहाँ आर क्या है? आर है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग जी को डिफाइन किए थे, कैपिटल जी को, कि कैपिटल जी क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे? मास को यूनिट वैल्यू लिए थे और जो डिस्टेंस था उसको भी यूनिट वैल्यू लिए थे। इस केस में एफ इक्वल्स क्या हो जाता है? जी इंटू वन बाई वन स्क्वायर। और इसको नेट वैल्यू जब हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाता है? एफ इक्वल्स टू जी हो जाता है। इस बेसिस पे हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं ऐसा, जैसा इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस प्लेस्ड एट अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, है ना भाई। हाँ, तो आगे हम लोग बढ़े नेक्स्ट। तो आज हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतना हम लोग हो चुका था। ठीक है भाई, तो आगे देखिए। आज हम लोग देखते हैं पहले यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन। क्या देखते हैं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, जैसा जी का वैल्यू है ना, या जी का यूनिट, ये पूछा जाता है। तो इसको याद रखना है, और अगर भूल जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको भी हम लोग आज सीखेंगे। तो जी का वैल्यू है, ऐसे है क्या? जी का यूनिट है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको याद रखना है। अगर इसको भूल भी जाते हैं कोई मसला नहीं है, इसको कैलकुलेट इजीली किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यूनिट को कैसे डिराइव करते हैं। तो एफ का फॉर्मूला क्या है? जी m1 × m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। देयर सेंटर्स मतलब जो मास हम लोग कंसिडर किए हैं वो। अगर ऐसा फॉर्मूला है तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें कोई दिक्कत है भाई? अगर एफ इक्वल टू इतना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 × m2 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? जी m1 m2 है, इस पर आ जाएगा, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर बाई। तो ये कहाँ से आया, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए जी का यूनिट क्या हो गया इसको देखना है बारी बारी से। एफ का यूनिट क्या होता है भाई? तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, ये सब हम लोग को पहले से पता है। उसके बाद डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर।
उसके बाद मास जो है इसका यूनिट क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अब क्या है, ऐसे यूनिट फोर्स का क्या है, न्यूटन है ना। तो न्यूटन आ गया फोर्स के लिए। उसी तरह से ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर है। तो मीटर है तो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर हो गया, सिर्फ आर रहता तो मीटर होता। उसके बाद मास का यूनिट क्या है, केजी है। तो क्योंकि मास इंटू मास है तो केजी इंटू केजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक ध्यान देखना भाई, सीजीएस यूनिट भी देखना, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होता है इसको देखना। जैसे अभी हम लोग क्या है, ये जो डिस्कस किए ये कौन सा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है ना। तो अगर इसी चीज को हम लोग सीजीएस में देखते हैं तो सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है सीजीएस में, डाइन होता है ना। क्या होता है ना। तो उसमें भी हम लोग देखते हैं इसका क्या वैल्यू आता है। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन है। तो डाइन आ गया एफ के लिए। उसी तरह से डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर है और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से मास का क्या है सीजीएस यूनिट, ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अगर हमसे कोई पूछेगा भाई सीजीएस यूनिट जी का क्या है, तो सीजीएस की यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर भूल गए तो हमको जी का जो है ये फॉर्मूला याद रखना है और उसमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। एफ के लिए डाइन लगा देना है, आर स्क्वायर था उसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और मास के लिए सीजीएस यूनिट ग्राम होता है तो पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें। और उसी तरह से ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर इसको भी भूल गए कोई बात नहीं, इसको भी भूल गए कोई बात नहीं है, जी के फॉर्मूला पे यूनिट डालेंगे ये निकल जाएगा, है ना। ऐसे इतना डिफिकल्ट नहीं कि आदमी इसको भूल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज देख लो इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। The universal law of gravitation successfully explain what? The force that binds us to the earth. ये वही फोर्स है जिसकी वजह से हम लोग अर्थ पर हैं, हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ पर है, और जितना भी चीज हमारा यूजेस का है, माउंटेन है, ओशन है, ये सारा क्या है, अर्थ पर है। ठीक है, ये आदमी कहाँ जा रहा है, तो अर्थ पर जाने के लिए इसको किसी इंजन की आवश्यकता है क्या, मतलब किसी फोर्स की आवश्यकता है, एक्सटर्नल फोर्स की नहीं, नेचुरली जाएगा किधर, अर्थ की तरफ। अगेंस्ट अर्थ जाना है तो इसको फोर्स चाहिए नहीं। दिस मैन इज रेसिंग टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ये आदमी जो है, अब मान लो ऐसा कोई हाई जंप लॉन्ग जंप कर रहा है और इमेजिन करो ग्रेविटी ना हो, क्या होगा, हाँ एक बार जो हाई जंप होगा तो हाई ही रह जाएगा, फिर लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लॉन्ग जंप में क्या होगा, लॉन्गेस्ट जंप हो जाएगा नहीं। नॉर्मली लॉन्ग जंप जो लेता है, अगर उसको जंप किया और उसको एकाएक ग्रेविटी फ्री कर दिया जाए तो क्या होगा, उसकी लाइफ का लॉन्गेस्ट जंप हो जाएगा। फिर उसको रस्सी से खींच के लाना पड़ेगा अर्थ पे, आजा भाई। ठीक है, तो बड़े स्केल पे अगर हम लोग देखेंगे तो मून का जो मोशन है, मून जो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, वो क्यों करता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये जो चल रहा है क्यों चल रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से चल रहा है। अगर अर्थ का ग्रेविटेशन और मून का ग्रेविटेशन खत्म हो जाए तो क्या लगता है कि ये जो फेनोमेनन हम लोग देख रहे हैं हो पाएगा, हो पाएगा भाई। यही कहानी अर्थ भी करता है, किसके साथ, सन के साथ। तो अगर मान लो सन का भी ग्रेविटेशन और अर्थ का मतलब ग्रेविटेशन वाला फोर्स खत्म हो जाए तो अर्थ भी जो है वो रिवॉल्व करना बंद कर देगा, नहीं सब फ्री हो जाएगा। तो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई भी मोशन, मोशन
ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, चाहे मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये सारा जो है ये किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। तो ये सारा क्वेश्चन था जिसको हम लोग ग्रेविटेशन को समझने के बाद इजीली आंसर कर सकते हैं। आंसर्ड क्वेश्चन हो जाएगा ये सब, कि हम लोग धरती पर क्यों हैं, हम लोग हवा में क्यों नहीं उड़ जाते, जो न्यूटन सोचा था कि भाई एप्पल जो है वो नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ना। तो लोगों से जब पूछा था तो लोग क्या बोले, कैसा बेवकूफ है, गिरेगा तो नीचे ही आएगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि एक फोर्स है जो इसको कंटिन्यूसली अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि बचपन से आदमी इन सब चीजों को देख रहा है तो वो इसमें इतना हैबिचुएटेड हो जाता है कि इससे बियॉन्ड कुछ सोचता ही नहीं। ठीक है, लेकिन आज जब हम लोग सोचते हैं ऐसा तो उसका आंसर हमको मिलता है, और आंसर क्या है? हाँ, वो क्या आंसर हमारा? ठीक है भाई। तो ये जो है हम लोगों को सारा चीज का आंसर एक वर्ड में दे देता है कि हम ही हैं जो आप लोग यहाँ हैं, है ना। और अगर मैं ना रहूं तो आप भी नहीं रहेंगे, नहीं। उसके बाद दूसरा क्या है, ये आंसर करता है किस चीज को? मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। मोशन ऑफ द मून मतलब मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स अराउंड द प्लेनेट। ठीक है, कोई भी प्लेनेट अराउंड जो किसी भी सैटेलाइट का मोशन है उसको कौन एक्सप्लेन करता है ना। द मोशन ऑफ द प्लेनेट्स अराउंड द सन, रीजन क्या है? ठीक है भाई, नेक्स्ट। तो ये पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम का कार्यक्रम चल रहा है, ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम का कार्यक्रम क्यों चल रहा है? हाँ, ये जो पूरा सोलर सिस्टम का कार्यक्रम चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ, अच्छा ये बताओ, इमेजिन करते हैं एक केस को कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये क्या भाई? ये सन है, कोई दिक्कत? ये क्या है? मान लेते हैं कि एकाएक ऐसा है कि ये एब्सेंट हो जाए, है ना, समझ गए, ये एब्सेंट हो जाए, फिर क्या होगा? इधर उधर किधर हो जाएगा? इधर उसका टेंजेंट होगा। हाँ, एक तो केस ये है। दूसरा केस क्या होगा? ये केस 1 हुआ, चलो, और केस 2। ये सही बात है कि अगर कोई स्ट्रांग फोर्स में है और वो सर्कुलर मोशन में है तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में होगा ये कि वो अपना टेंजेंशियल मोशन को ले लेगा, है ना, और लीनियर हो जाएगा। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड पॉसिबिलिटीज, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगा ना, जो जैसे ये मान लो जुपिटर है ना, या ये सैटर्न है ना, तो ये जो रिंग है हालांकि ये जुपिटर में भी होता है, पता है बात? हाँ, नेपच्यून में भी होता है, नेपच्यून में तो हल्का दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है ये? और नेपच्यून में रिंग ऐसा क्यों है पता है? ये ऐसा ही घूमता है नेपच्यून। नेपच्यून जो है ना वो ऐसा ऐसा घूम रहा है भाई, ऐसा ऐसा, जैसा हमारी धरती कैसे घूमती है ऐसे ऐसे घूम रही है ना, नहीं घूम रही है? हाँ, ये ऐसा घूम रहा है। तो जैसा मोशन होगा उसी के डायरेक्शन में उसका रिंग भी बनेगा। तो जुपिटर में भी रिंग होता है ना। तो आगे देखते हैं। तो अगर ये धरती है हमारा और इसका अगर सन का ये फोर्स खत्म हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, ये अपने से हैवियर प्लैनेट्स का चक्कर काटना शुरू कर देगा। ठीक है, जो भी उसके सामने में नियरेस्ट जो हैवियर प्लैनेट्स होगा, हैवियर मास होगा, उसके चारों तरफ क्या होगा, राउंड राउंड करना शुरू कर देगा। ठीक है, समझ गए भाई? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखना है अब, है ना, आगे है क्या? द प्लैनेट्स रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी है भाई, प्लैनेट्स हो चाहे सैटेलाइट्स हो, ये जो भी कुछ रिवॉल्व कर रहा है ना, कहीं भी देखते हो, ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा है। जो ग्रेविटेशनल पुल किसका है? दोनों का है, इसका भी है और इसका भी नहीं। उसी तरह से अगर सन के चक्कर काट रहा है तो इसका भी है और इसका भी। ठीक है, तो अब हो गया। अब नेक्स्ट है द टाइड्स ऑफ द सी, है ना। तो टाइड जो है हम लोग देखते हैं हाई टाइड और लो टाइड आता है ना भाई, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं। ये जो हाई टाइड और लो टाइड है ये कब आता है?
फुल मून को आता है ना? कब आता है? हाँ, अमावस्या और पूर्णिमा को आता है ना। इस 2 दिन जो है ना, स्ट्रॉन्ग वेव्स आता है भाई, स्ट्रॉन्ग टाइड आता है। और ये क्यों आता है? क्योंकि इस दिन अलाइनमेंट होता है किसका किसका? सन का, अर्थ का और मून का भी, है ना। इस कारण से क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से क्या होता है, टाइड्स जो है काफी एक्सेस आता है। ठीक है, समझ गए? और ये दोनों ही दिन जो है क्या होता है, ये तीनों ऑलमोस्ट एक लाइन में रहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टाइड देख रहे हो तुम, ये क्यों आ रहा है? इसका भी रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल पुल है इसका भी रीजन। ठीक है, द टाइड्स आर कॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। कितना सारा क्वेश्चंस जो है हमारा आंसर होते जा रहा है, ध्यान देना है ना। अब डेली लाइफ में इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस कहीं मन में आए, चाहे कोई पूछे, तो सीधा कहाँ जाना है, ग्रेविटेशन के पास चले जाना है। इसी के पास इसका आंसर है ना। तो उसी से पूछ लेंगे भाई कि क्या क्या रीजन है, तो ये बता देगा। ठीक है, समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। अब है थोड़ा सा जानेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। इसको जानना बहुत जरूरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि एक फोर्स है जो सेंटर सीकिंग फोर्स है। क्या होता है? कौन सा फोर्स है ये? सेंटर सीकिंग फोर्स है ना। सेंटर सीकिंग फोर्स मतलब जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में जाता है, किधर जाता है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, मान लो। तो साइकिलिंग तुम ही करते हो तो क्या करते हो, साइकिल ऐसे चला रहे हो, अगर ऐसा टर्न लेते हैं या सीधा भी जा रहे हैं, ऐसा कर्व करते हो तो क्या होता है, तो साइकिल इधर झुक जाता है। नॉर्मली तुम भी दौड़ते हो, अगर टर्न लेते हो तो क्या करते हो, इधर झुकते हो। ऐसा कभी संभव नहीं है कि तुम लेफ्ट टर्न लो और राइट झुक जाओ, ऐसा कभी संभव नहीं है ना। या साइकिलिंग ही करो, लेफ्ट साइड ऐसा टर्न लो और राइट साइड झुक जाओ। कुछ भी बाइकिंग ही करो, बाइक से जा रहे हैं, ऐसा लेफ्ट टर्न लिए शार्प और राइट टर्न ले, राइट झुक जाएंगे। इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। जब भी हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे तो किधर झुकेंगे, लेफ्ट ही झुकेंगे, और राइट टर्न लेंगे तो राइट ही झुकेंगे। तो क्वेश्चन आता क्यों झुकते हैं भाई, है ना। क्या बिना झुके काम नहीं हो सकता है? और ये भी इम्पॉसिबल है कि तुम टर्न लो और ना झुको, ये भी इम्पॉसिबल है। और वो रॉन्ग साइड बोले तो, अगर लेफ्ट टर्न लिए हो तो राइट साइड, और राइट टर्न लिए हो तो लेफ्ट साइड। ऐसा झुकना तो इम्पॉसिबल ही है, नहीं झुकना भी इम्पॉसिबल ही है। बिना झुके तुम टर्न भी नहीं ले पाओगे। तो ये जो कौन सा चीज है जो तुमको खींच रहा है, कौन सा चीज है जो तुमको झुका रहा है, कौन ऐसा फोर्स है जो बिना फोर्स के तो ऐसा होगा नहीं, है ना। कॉमन सेंस की बात है भाई। तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो तुमको इधर झुकाया, वो फोर्स कौन फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? और ये फोर्स कैसा है, सेंटर सीकिंग फोर्स है। अब कोई आदमी थोड़ा भी कर्व लिया, ऐसे टर्न लिया मान लो, तो ये किसी न किसी सर्कल का पार्ट हुआ ना। तो जिस सर्कल का ये पार्ट है ना, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। उस सेंटर की तरफ से तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगता है जो तुमको अपनी ओर खींचता है, और ये कंटिन्यूस लगता है ना। ये तुमको किधर खींचेगा, सेंटर की तरफ खींचेगा भाई। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बेसिक बात यही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये सेंटर सीकिंग फोर्स है। और या फिर कैसा फोर्स है, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। कोई भी सर्कुलर पाथ में जैसे ही ऑब्जेक्ट जाता है तो उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा उसकी तरफ क्या होता है, सेंटर एक फोर्स एग्जर्ट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब ये मून है, क्या कर रहा है, हाँ। तो निश्चित तौर पर अर्थ क्या करेगा, अर्थ क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा ना उस पर, नहीं लगाएगा, अपनी सेंटर सेंटर की तरफ खींचना चाहेगा। तो भाई अब यह क्वेश्चन एक आता है कि सर अगर मून जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है और अर्थ पावरफुल भी है, क्योंकि अर्थ का मास इन कंपैरिजन टू मून क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, मून को अर्थ के साथ आ जाना चाहिए, अर्थ में आ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। नहीं, तो अब क्या है, ये सेंटर जो है इसको फोर्स लगा रहा है। आगे देखो, तो ये फोर्स क्या कहला गया, सेंट्रीपिटल फोर्स कहला गया।
अब दूसरा चीज है भाई, आप ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन जो है कि वो भाई अर्थ में क्यों नहीं आ जा रहा है ना। तो एक एक एग्जांपल हम लोग दूसरा देखते हैं। क्या करना है, एक ऐसा स्ट्रिंग लेना है, रस्सी लेना है, उसमें आगे क्या करना है, ऐसे स्टोन बांध देना है। क्या करना है, स्टोन बांध देना है, और इसको पकड़ के चारों तरफ घुमाना है। इसको क्या करना है, खूब स्पीड से घुमाना है। तो जब तुम बहुत स्पीड से घुमाओगे तो तुमको क्या लगता है कभी वो तुम्हारी तरफ आएगा क्या, कभी आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये सोचना है कि अगर ये इसको ऐसा रखेंगे तो ठीक है, ये ऐसा लूज होके हमारी तरफ आ जाए, ये सही बात। लेकिन जब इसको स्पीड से, हाई स्पीड से घुमाना शुरू कर देंगे, ये मान लो एक स्टोन है, स्ट्रिंग में बांधा हुआ है, और इसको कोई घुमाना शुरू किया, तो ये ऐसा पाथ लेगा नहीं, घूमेगा नहीं ऐसा। लेकिन ये कभी संभव है कि गिरेगा नीचे, ये जब तक मोशन में रहेगा कभी नहीं गिरेगा, है ना। क्यों नहीं गिरेगा भाई। और अगर इसको सेंटर से रिलीज करते हैं, मान लो तुम हाथ से छोड़ दोगे तो क्या होगा, हाथ से छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ भट से गिर जाएगा, ऐसा भी नहीं। हाँ, वो क्या करेगा, टेंजेंशियल मोशन लेगा। टेंजेंट क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, हाँ, सर्कल का जो, सर्कल पर जो पॉइंट है ना, किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ जो लाइन पास करता है ना, सर्कल पर, नॉट इनसाइड द सर्कल, है ना। ये सर्कल को बिल्कुल टच करता हुआ जो लाइन पास करता है, ये एक पॉइंट को टच करता हुआ पास करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, है ना। और टेंजेंट क्या होता है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है भाई। तो इस तरह का किसी भी चीज जो हम लोग रिलीज करते हैं तो क्या करता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन ले लेता है, ठीक है, समझ बात आई। तो अब क्या है कि मून जो है वो एक्सट्रीम वेलोसिटी से जा रहा है। अब ये वेलोसिटी से जा रहा है, अगर इसको अर्थ का फोर्स से, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स से अगर रिलीज कर दिया जाए, तब भी क्या होगा, तब भी ये अर्थ की तरफ नहीं आएगा। क्या होगा, टेंजेंशियल मोशन ले लेगा, ले लेगा ना, समझ बात आई। कि अर्थ की तरफ ऐसे भी नहीं आना उसको। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इसको एक फोर्स इधर खींच रहा है, और एक वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, मोशन में। तो एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, द मून वुड गो टेंजेंशियली, निकल जाएगा भाई। किधर निकल जाएगा, समझ में आ ही रहा है ना। जैसे ये सर्कुलर मोशन में है, समझना है, और ये स्टोन तुम घुमा रहे हो, है ना। जिस पॉइंट पर इसको रिलीज करेंगे, उस पॉइंट पर इस सर्कल का जो टेंजेंट होगा ना, इस पॉइंट पे इसका कोई ना कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में ये जाएगा, ठीक है, और ढंग से जाएगा। समझ बात आ गई। तो ये क्या होगा, मून, ये मून क्या करेगा, हाँ ये देखो, ये मून क्या करेगा, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। क्या करेगा, हाँ, ये यहाँ से निकलेगा सीधा, ऐसा कर, दिख गया, ऐसा निकल जाएगा सीधा। और ये कैसा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा नहीं कि सर्कल सर्कल में जा रहा था, जैसा मान लो तुम ऐसा गोल 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 घूम रहे हो, और फिर जो है मान लो मैं तुम्हें पकड़ के ऐसा गोल गोल घुमा दूं, मतलब मल्टीपल टाइम्स, 10 20 30 बार ऐसा घुमा दूंगा, फिर तुम्हें खड़े कर दूं, तो क्या होगा, तुम ऐसा नहीं कि तुम टेंजेंशियल डायरेक्शन ले लोगे, तुम गोल 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 घूमोगे, या तुम्हें चक्कर टाइप का आएगा, नहीं। लेकिन बाकी चीजों के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर उनको तुम कितना भी गोल गोल घुमा रहे हो ना, उनको जैसे तुम रिलीज करोगे, वो टेंजेंशियल पाथ ही फॉलो करता है भाई, समझ गए। तो आगे देखिए, आगे है तो हमारा सोलर सिस्टम में क्या होगा, ऐसे ही होगा। तो सन के साथ क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, वो जो चक्कर काट रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशन के कारण काट रहा है, तो लेकिन फोर्स कौन सा काम कर रहा है वहां पर, सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, हाँ, वो अपना टेंजेंशियल डायरेक्शन ले लेगा। नहीं था दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा भाई, क्या करेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन ले लेगा, ठीक है, समझ गए, टेंजेंशियल डायरेक्शन ले लेगा भाई। तो भी हम लोग, हाँ, तो आगे देखिए, तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिलेशन देखते हैं किसके किसके बीच में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को देखते हैं, और इसमें देखते हैं क्या, रिलेशन देखते हैं किसके किसके बीच में,
रिलेशन देखते हैं सीजीएस और एसआई यूनिट के बीच में, है ना। क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं किसके किसके बीच में, है ना। ये सिर्फ ज्ञान के लिए जरूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एग्जाम में इस तरह से रिलेटेड सवाल नहीं आता है, ये सिर्फ जानकारी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मैं बताया कि ये ज्ञान के लिए है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसी तरह से ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट चीज है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो टॉपिक है ना, ये होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। लेट अस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन SIN CGS यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट वैल्यू ऑफ G, याद रखना है इसको, वैल्यू ऑफ G कितना है, 6.67। अगर कहीं लिखा हो 6.667, कहीं लिखा हो 6.7, बहुत लोड नहीं लेना है, एक्चुअल वैल्यू यही है, और ये सब भी नियरेस्ट वैल्यू है, गलत कोई नहीं, ठीक है भाई। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये -11 ध्यान रखना है हमेशा, 11 नहीं याद रख लेना, ठीक है। उसके साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अगर कहीं भी ये मेंशन न किया रहे कि राइट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन CGS यूनिट, जब तक ऐसा नहीं लिखा रहे तब तक तुमको यही लिखना है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिख दिए कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, तो ये क्योंकि ऐसा यूनिट में नहीं है, और जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक्सपेक्टेशन उसका क्या है, आप लिखिए उसको किसमें, ऐसे यूनिट में। इसीलिए अगर स्पेशली मेंशन ना किया रहे राइट इट इन CGS यूनिट, तब तक जो है ऐसा ही लिखना, ठीक है। और आज के डेट में मोस्टली क्वेश्चन CGS यूनिट से नहीं आता है, ठीक है। ये बस इसलिए मैं बताया जानकारी के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। 1 न्यूटन का वैल्यू कितना होता है भाई, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है, देखो यहाँ कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, नहीं दिख रहा है, देखो कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 लाख डाइन, याद रखना है इसको, कितना डाइन होता है, 1 लाख डाइन होता है, ठीक है भाई। कितना डाइन होता है, कितना डाइन होता है भाई, हाँ याद रखना है इसको, 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन होता है, ठीक है, याद रखना। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 10⁵ डाइन। कोई दिक्कत है इसमें, तो पहला समझ में आ गया। ये कुछ एक डाटा है जो याद रखने से फिर परेशानी नहीं होगी। तो क्या हो गया, अगर इतना समझना जरा सा, अगर मान लो कि 6.67, कहीं भी मान लो 6.67 को छोड़ो, मान लो 5 न्यूटन लिखा होगा, तो 5 न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, एक न्यूटन में अगर इतना डाइन होता है तो 5 न्यूटन में कितना डाइन होगा, 5 न्यूटन 10⁵ डाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, होगा नहीं होगा, हाँ। तो 5 न्यूटन है अगर, तो 5 न्यूटन इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ डाइन, ओके। तो इसी तरह से 6.67 10⁻⁻11 था, अगर इस न्यूटन को हमको डाइन में कन्वर्ट करना है इंटू 10⁵ डाइन, ठीक है भाई। उसके बाद था मसला मीटर स्क्वायर का, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो पता ही है सबको, है ना। मीटर इंटू मीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होगा। तो 10,000 मतलब 10⁴ सेंटीमीटर होगा ना। अरे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, इंटू 10⁴ इतना हो गया। अब इधर आता है फिर केजी को, केजी स्क्वायर, 1 केजी में कितना ग्राम होता है भाई, 1000 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ केजी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 1 केजी स्क्वायर में 10⁻6 है, 10⁻6 ग्राम स्क्वायर, तो वो आ गया यहाँ, कोई दिक्कत है यहाँ भाई। अब जब ऐसा लिखोगे तो देखो यहाँ यूनिट अलग से लिखा गया है, तो 9 सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 6.67
ऐसे ऐसे करके है, इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6, इतना इतना हुआ। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 और ये 9 और ये 6, इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा। ये पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। हाँ, अगर ऐसा है a⁻m है और इंटू a⁻n है, इस केस में क्या होता है, a⁻m+n। ठीक है ना भाई, तो m+n हो गया, 9 प्लस -6 हो गया, क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और फिर -11 है और 3 है, क्या हो जाएगा ये -8 हो जाएगा। तो एक्चुअल वैल्यू अगर CGS में पूछेगा तो 6.67 इंटू 10⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। देखो अगर ये वैल्यू लिखते हो तो ये यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बताया कि अगर तुमको बहुत लिखा ना रहे जब तक कि CGS यूनिट में लिखिए तब तक नहीं लिखना है। दूसरा, ऐसा नहीं कर देना कि CGS में लिखने बोले तो वैल्यू यही लिख देना और यूनिट जो है उसको CGS कर देना, है ना, बस हो जाएगा नाश। क्या करना है इसको, जब भी CGS में लिखना है तो वैल्यू भी CGS का अलग होगा और यूनिट भी अलग होगा, ये ध्यान देना। ऐसा नहीं कि 6.67 इंटू 10⁻11। एग्जाम में बहुत भूल करते हैं लोग, ऐसा आ गया कि आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को CGS यूनिट में लिखिए, बस 6.67 इंटू 10⁻11 लिख दिया और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिख के फिट। तो क्या लिखना है, इसके साथ हमेशा ऐसे यूनिट लगाएंगे, और अगर CGS में लिखना है तो 6.67 इंटू 10⁻8। ठीक है भाई, क्यों होता है इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब आज हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल g से, है ना। और ये भी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है भाई, हाँ कांस्टेंट है, इसको कंडीशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, हाँ इसको थोड़ा देखेंगे, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, समझ के बात को क्या, ये टॉपिक क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कंटिन्यू करें क्या।